मुस्कान, अब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम, सब समझ में आ रहा है। गरीबी मिटाओगी बड़े होकर के कंट्री की? मेरे लिए इतना कर देना प्लीज। ओके मैम। तुम लोग बड़े हो जाना और इतना बड़े तो हो गई, उसको कौन रोक सकेगा। इतने सारे पैसे कमाओगे तो एक एक गरीब बच्चे की जो एजुकेशन है उसको फाइनेंस कर देना। सुन रहे हो अनिमेश? ओके मैम। ओके। कहाँ थे, कहाँ चले जाते हो? अलमारी में रख देते हो क्या लैपटॉप को बेटा? नहीं मैम, मैं फोन से करता हूँ क्लास। लेकिन आवाज तो बहुत लेट आती है, ऐसा लगता है भाग के आते हो जैसे ही मैं आवाज लगाती हूँ दूसरे कमरे से। अरे अरे मैम बुला रही है, जाना है मुझे। सुन रहे हो ना? यस मैम, लेकिन मैम समझ मैं आ तो रहा है ना? कर रहा हूँ मैम, हेडफोन से एकदम से वॉइस हट गई अच्छा और अच्छा। स्पीकर पे आ गया, वही चेंज ओके, कर रहा था। समझ में आ रहा है जो समझा रही हूँ गरीबी के बारे में? यस मैम। ओके। तो अगर कोई ये लड़ाई झगड़ा करे कि ये डेटा कहाँ से लाए हो जो तुम लोग बोल रहे हो कि 2400 कैलोरी गांव में खा लो, 2100 कैलोरी जो है शहरों में खा लो तो तुम गरीब नहीं हो, वो है 816 रुपए और 1000 रुपीज का कॉन्सेप्ट, बोलो ये सारा डेटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी। नेशनल मतलब पूरे कंट्री के लेवल की बॉडी है, नेशनल है, सर्वे करती है ये बॉडी, और उससे डेटा लेने के बाद ये डेटा जाकर के देती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, जो पैसे रुपए का काम देखती है, वो लोग ये सब करते हैं कैलकुलेशन, और फिर निकालते हैं कितना पैसे पे कितना गरीबी माना जाएगा। ठीक है। कंपैरिजन हम अपनी कंट्री में तो हमारे पास एक ही बॉडी है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और एक दो और भी मिनिस्ट्रीज हैं जो इन पे काम करती हैं, वेलफेयर वगैरह। ठीक है। किसी को अलग से पूछना हो तो पर्सनल चैट पे पूछ लेना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत जगह कंपैरिजन चलते हैं, यानी वर्ल्ड लेवल पर भी कुछ बॉडीज हैं जो ये देखती हैं कि कौन सी कंट्री में गरीबी ज्यादा है, कौन सी कंट्री में गरीबी है कम। उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, उसका अपना एक अलग ही क्राइटेरिया है। जैसे मैंने बोला ना कि हर एक कंट्री का अपना अलग क्राइटेरिया हो सकता है गरीबी का, उसी तरह हर एक बॉडी का भी अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। वर्ल्ड बैंक बहुत जानी मानी बॉडी है, उसका अपना क्राइटेरिया अलग है पॉवर्टी का। उसके हिसाब से इंडिया में बहुत गरीब मिल जाएंगे। उसका क्राइटेरिया ये है, अगर 1 पर्सन पर डे $1 कमा रहा है, समझ गए? अगर वन पर्सन 1 डे $1 के बराबर कमा रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। ठीक है। तो पावर्टी एस्टिमेट्स के बारे में अब देखते हैं कौन कहाँ गरीब है, सीधे टेबल पर चलते हैं। हाँ बेटा। मैम उनको क्या तकलीफ है हमारे यहाँ जितने भी गरीब हो? बेटा वो ये देखते हैं कि एक्चुअली में तुमको लगता है कि इंडिया में सारा पैसा केवल इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। फॉरेन एनजीओ वगैरह से भी बहुत मदद मिलती है, हेल्प, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के एनजीओ वगैरह हैं, वो लोग भी बहुत पैसा देते हैं गरीब कंट्रीज को। इनफैक्ट अफ्रीका इतना गरीब कॉन्टिनेंट है, इतना गरीब कॉन्टिनेंट है कि तुम वहां जाओगे तो शायद जिंदगी बदल जाए, संन्यास ले लो। ठीक है। आई हैव हर्ड इट फ्रॉम सो मेनी पीपल कि वहां इतनी गरीबी है कि लोगों का जिंदगी से भरोसा उठ जाता है। वहां पर खाने को खाना नहीं होता है, गर्मी में 50-55 टेम्परेचर में बच्चों के पास मीलों मीलों दूर तक पीने के लिए पानी नहीं रहता है। सुडान और साउथ सुडान दो कंट्रीज हैं, और ये दो कंट्रीज पिछले 2-3 सालों से कॉन्फ्लिक्ट में भी चल रही हैं। तो वहां वॉर जोन भी है, तो वहां झगड़ा भी हो रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन के बीच में बहुत सारे वर्ल्ड के अच्छे कंट्रीज हैं जो मदद करते हैं। अब वो मदद किस बेसिस पे करेंगे अगर कोई डेटा ही नहीं है? तो ऐसे लोग वर्ल्ड बैंक और बाकी सारे लोगों का डेटा देखते हैं, चेक करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जो ज्यादा गरीब है, जिसको मदद की जरूरत है, और ऐसी कंट्रीज को फिर ये डोनेशन देते हैं। समझ गए? तो डेटा तो बनाना ही पड़ेगा अगर मदद चाहिए तो, क्योंकि हर कंट्री, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, यानी हम बढ़ रहे हैं आगे। कुछ कंट्री डेवलप्ड है, यानी वो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं, जैसे यूएस और यूके। कुछ कंट्रीज हैं जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है, जो कि डेवलपिंग में भी नहीं है, हमसे भी बहुत पीछे हैं। तो अफ्रीका में मोस्टली कंट्रीज वही हैं। समझ गए? तो अफ्रीकन के लिए इंडिया इज लाइक व्हाट यूएस इज फॉर इंडियंस। जिस तरह यूएस की लाइफ इंडियंस को अट्रैक्ट करती है, उसी तरह इंडियंस की लाइफ अफ्रीकन को अट्रैक्ट करती है। यू विल सी अ लॉट ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन नॉर्थ दिल्ली एरिया, अगर कभी जाओगे तो बड़े होके। किसको करती है?
अफ्रीकन को दे लाइक इट हियर, उनके हिसाब से ये बहुत अमीर कंट्री है। तो रेफरेंस का फर्क है। तो ये सब डेटा वर्ल्ड बैंक और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करते हैं, कौन सी कंट्री ज्यादा गरीब है, किसको ज्यादा मदद की जरूरत है, तो वो सब उसमें काम आता है। अब ये देखो, ये पूरा लिखा हुआ है पॉवर्टी एस्टिमेट, जो हेडिंग पड़ी है, इस पूरे में केवल टेबल डिस्क्राइब किया हुआ है और टेबल बनी है इधर नीचे। ठीक है, तो हम सीधे टेबल ही देख लेते हैं। पॉवर्टी रेशियो की बात कर रहे हैं। 1993-94 में पॉवर्टी का परसेंटेज था इंडिया में 44%। समझ रहे हो? 2000 यानी 93-94 ईयर में अगर आप होते तो नियरली 50% पॉपुलेशन गरीब थी इंडिया में। 2004 और 5 में 37% हो गया। 11 और 12 में ये 21.9 यानी नियरली 22% हो गया। तो 2011-12 में 22% रह गई गरीबी, जो कि 1993 में 44 थी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि 1993 से 2011 में क्या इंडिया में गरीबी बढ़ी है, देन आंसर वुड बी नो। ठीक है, लेकिन वो अगर केवल 2 ईयर की बात कर रहा है, आप पॉवर्टी रेशियो, तो पॉवर्टी रेशियो मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट पॉपुलेशन गरीब है, 100 में से इसको निकालते हैं। अभी अगर तुमको नंबर ऑफ पुअर की बात करें, तो नंबर ऑफ पुअर वाली टेबल में अब देखो पड़ोस में, अब रेशियो भूल जाओ। तो टोटल ये है कि 1993 में 403 मिलियन लोग गरीब थे। समझ गए? 403 मिलियन का मतलब नियरली कितने लोग गरीब थे 1993 में? मैम 1 मिलियन 10 लाख। मैम 1 1 मिनट मिलियन 10 कैलकुलेटर। लाख, तो 403 मिलियन कितना करोड़ हुआ? मैम कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 40 करोड़। 1993 में लगभग 40 करोड़ लोग गरीब थे। ठीक है, ये मैं 4 मिलियन में से नहीं, सीधे बता रही हूँ, हमें पॉपुलेशन नियरली 80 करोड़ रही होगी उस वक्त। तो 1993 में 40 करोड़ लोग गरीब थे। 2004-5 में 40 करोड़ से थोड़े और ज्यादा गरीब हो गए। यानी परसेंटेज तो कम हो गया गरीबों का, लेकिन नंबर ऑफ पुअर बढ़ गए। कैसे हुआ ये? मैम क्या बोला आपने अभी जस्ट? मैं कह रही हूँ कि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पावर्टी रेशियो की टेबल में और नंबर ऑफ पुअर की टेबल में। पावर्टी रेशियो का मतलब है परसेंटेज ऑफ पुअर। 1993 में 44% लोग गरीब थे। ठीक है, 2004 और 5 में 37% लोग गरीब थे, यानी गरीबी परसेंटेज वाइज तो कम हो गई, 44 से 37। लेकिन जब नंबर को देखो तो 1993 में 40 करोड़ 40.37 करोड़ लोग गरीब थे और 2004 में 40.71 लोग 1 करोड़ लोग मैम गरीब हो गए। पॉपुलेशन बढ़ गई। मैं करेक्ट, वेरी गुड। यानी कि परसेंटेज में गरीबी कम हो गई हमारी, लेकिन गरीब बढ़ गए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। तो कोई बोले क्या पॉपुलेशन रीजन है गरीबी का? बोलो सबसे बड़ा तो एग्जांपल उसी बात का है कि पॉपुलेशन अननेसेसरी बढ़ाओगे तो गरीब बढ़ेंगे ही। परसेंटेज वाइज गरीबी हमारी कम हो गई, बट सिंस लोग इतने बढ़ गए तो ओवरऑल नंबर ऑफ पुअर्स बढ़ गए। ठीक है, 1993 टू 2004 में। आई थिंक ये क्वेश्चन है कहीं, मैंने देखा तो था। ठीक है, लेकिन अगर टोटल की बात की जाए कि 1993 से लेकर के आज तक की बात करो, इंडिया में गरीबी का क्या सिचुएशन रहा, तो बोलो गरीबी हमारी कम होती गई है। 44% से हम चले 1993 में और अब आ गए हैं नियरली 22% पे, यानी हमने गरीबी काफी हद तक कंट्रोल कर ली है। ठीक है, लेकिन चाइना के मुकाबले भी बहुत पीछे हैं। ठीक, तो ये देखो नीचे उन्होंने वही डिस्क्राइब कर दिया है कि इवन इफ द पॉवर्टी रेशियो, टेबल के नीचे है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है, लेट्स डिस्कस में, कि पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ 1993 टू 2004 में, लेकिन पुअर जो है वो बढ़ गए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर वो वल्नरेबल ग्रुप की बात कर रहे हैं। वल्नरेबल ग्रुप में भी ये पूरा कुछ पढ़ने लायक इसमें नहीं है जो लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल देखो, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा डेटा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेबल बनी है उसमें ये दिखा रहे हैं कि कौन इंसान गरीब होने के लिए ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, हम तो ऑलरेडी रट चुके हैं इसका आंसर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एग्रीकल्चरल लेबर, ये 3 कैटेगरी हैं जो बहुत वल्नरेबल हैं, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है गरीब होने की। हमारे बात को सपोर्ट करता है ये डेटा जो सामने टेबल में बना है। इसमें जो बीच में सबसे छोटा बॉक्स बना है जिसमें 21.9 लिखा है, ये है एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, जो तुमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 2011-12 में नियरली 22% लोग गरीब हैं। तो यानी 22% पूरे इंडिया में गरीब हैं,
लेकिन अगर केवल एक कम्युनिटी को देखा जाए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो उसमें 45% लोग गरीब हैं। समझ गए? इसका मतलब समझते हो कि पूरे इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो उसमें केवल 22 लोग गरीब हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूरे इंडिया में उन 100 लोगों में से 45 लोग, आई मीन अगर पूरे इंडिया में 100 लोग अगर शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो उस शेड्यूल ट्राइब के 100 लोगों में से 45 लोग गरीब हैं। मतलब उनका रेशियो नियरली 50% चल रहा है, हमसे डबल चल रहा है। समझ गए? तो हम अगर हर 100 में से केवल 22 इंडियन ही गरीब है, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे शेड्यूल कास्ट हो जाएं तो हम 22 की जगह 45 हो जाएंगे। यानी गरीबी शेड्यूल कास्ट में ज्यादा है, क्योंकि वहां 45% लोग गरीब हैं और बल्कि पूरे इंडिया में केवल 22% लोग ही गरीब हैं। तो ये सपोर्ट करता है हमारा डेटा कि हमारा जो ओवरऑल एवरेज परसेंटेज है उससे ज्यादा गरीब है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में। शेड्यूल कास्ट में है 31.5%, यानी उनके हर 100 में 30 इंसान गरीब है, बल्कि पूरे इंडिया में 100 में से केवल 20 इंसान गरीब है। यानी नियरली पूरे गरीब इन्हीं कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर हर 100 में 40 लेबर गरीब है, ठीक है। उसी तरह कैजुअल लेबर हर 100 में 32 लेबर गरीब है। तो कुल मिलाकर के ये लोग ज्यादा गरीब हैं, ओवरऑल गरीबी से परसेंटेज से भी ज्यादा गरीब है। वरना अगर ईमानदारी की बात थी तो ये होना चाहिए था कि अगर इंडिया में 25% लोग गरीब है तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के भी 25% लोग ही गरीब होने चाहिए, क्योंकि इंडिया में 25% लोग गरीब हैं। तो हमारी कैटेगरी के भी 25% लोग गरीब होने चाहिए, आपकी कैटेगरी के भी 25% लोग गरीब होना चाहिए। लेकिन हमारी कैटेगरी के 10% लोग गरीब हैं, यानी हम लोग ऊपर आ गए हैं गरीबी से, और उनकी कैटेगरी के 50% लोग गरीब हैं, यानी वो लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये टेबल पूरी शो कर रहा है कि एवरेज इंडियन जितना गरीब है उसके कंपैरिजन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये लोग ज्यादा गरीब है। इसीलिए ये वल्नरेबल ग्रुप रखे गए हैं, इसीलिए इन्हें रिजर्वेशन मिलता है। ये है इनके टेबल की बात। अब ये कोई और टेबल दिखाएंगे, बट आई थिंक वो टेबल उतनी आई डोंट नो कहाँ है कहाँ नहीं है। मैम हाँ बेटा। मैम एक बार आप जीडी का बोल रहे थे यूएन के ऊपर। हाँ हाँ करान, आज मैं उसी की बात करने वाली थी। अब एक तीसरी टेबल पढ़ लेते हैं। ये टेबल कौन मुझे बताएगा देख के? ये टेबल तो सबको दिख रही होगी। अब ये गरीबी हम केवल स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन सा स्टेट ज्यादा गरीब है। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। तो गरीबी के बहुत इंडिकेटर है। शेड्यूल कास्ट, स्टेट वाइज देखने का फायदा क्या? क्या बेटा? स्टेट वाइज देखने का फायदा क्या? किस स्टेट को ज्यादा पैसा देगा सेंटर? सेंटर पैसा देता है स्टेट्स को उनकी गरीबी हटाने के लिए। तो इतना पैसा देने के बाद में भी बिहार उड़ीसा की हालत अगर नहीं बदल रही है मैम तो बट मतलब इनकी स्टेट्स में गवर्नमेंट पैसा, करप्ट है। क्या बोल रहे बेटा? ना कुछ नहीं। मैं ये बोल मैम रही हूँ फर्स्ट और लास्ट पोजीशन तो एक्सपेक्टेड थी। तो बस ये देखना जरूरी है कि बिहार की हालत हमेशा से ही खराब है। उड़ीसा शायद तुम्हारे को पहली बार दिमाग में आया, सुना होगा। मैम केरला का तो इसलिए पता था क्योंकि लिटरेट है वो काफी है। केरला में गरीबी सबसे ज्यादा कम है। हिमाचल, पंजाब भी अच्छी पोजीशन पर है। यूपी तो बीच में ही कहीं कूद रहा है, हमेशा वो वहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी बिहार, उड़ीसा, आसाम में है। ये तीन स्टेट्स इंडिया में बहुत गरीब हैं। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी में तुमने ये पूरे के ऊपर की टेबल नहीं रटनी है, सब कुछ नहीं करना है। केवल ये जानना है कौन सा स्टेट ज्यादा है, कौन सा स्टेट कम है। इतने से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो बिहार का सबसे ज्यादा है, केरला का सबसे कम, लास्ट टू फर्स्ट टू, इतना याद कर लो, ठीक है। ये है, ये सब कुछ उन्होंने डेटा देखो इकोनॉमिक सर्वे से ही निकाला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है। तो पीछे का अगर सोर्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सब काम इंडिया में कौन कर रहा है। तो काम कर रही है मैम पर मिनिस्ट्री। आसाम उसका तो मैम, वो तो मैम इतना भी नहीं है मैम, उसको मैम थर्ड पे नहीं होनी चाहिए बेटा थी। आसाम में बहुत सारा बांग्लादेशी लेबर आ गया ना। आसाम वो आसाम नहीं रहा। समझ गए? मोदी जी अच्छा उन्हीं को भगाने के लिए तो सीए लाए थे, जिसमें शाहीन बाग पे प्रोटेस्ट हो गया था। सीए का नाम तो सबने सुना होगा कम से कम। इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो इन्हीं को भगाने के लिए है, जो घुस आए हैं बाहर से उन सारे लोगों को, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं और वो बहुत गरीब है, उनके पास ना रहने को है ना खाने को। तो उनके रहने से इंडिया की पावर्टी इंडेक्स और खराब हो रही है। अब ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो है। आई थिंक ये आई डोंट अभी इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। हम इसे नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा और हाफ चैप्टर इज ऑलरेडी डन। अगली क्लास में बचा हुआ चैप्टर और फिर क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इसकी मैंने वर्कशीट दी नहीं है ना अभी। ओके, मैं शेयर करती हूँ उसकी आज या कल, अभी मैंने बनाई नहीं है, बनाऊंगी तब शेयर करूंगी। किसी को कोई पूछना है, इतना कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो इकोनॉमिक्स, मुझे तो बहुत ही पसंद है,